प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के दूसरे मन की बात में पानी के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई परंपरा होती है। नदियों के तट पर ही अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी के स्पर्श से वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है। इसीलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। उन्होंने बताया कि अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया। देश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि अगर लोगों ने लापरवाही दिखाई तो होली कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। यानी इस समय कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में मामलों में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली में लगभग 35 दिनों बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय भारतीयों को सामाजिक समारोहों या सामुदायिक बैठकों का आयोजन ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और देश में नए स्ट्रेन की भी पहचान हुई है। इस समय अगर लापरवाही दिखाई गई तो कोरोना संबंधी जरूरी सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों के दौरान मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमें सार्वजनिक समारोह से दूर रहना चाहिए, खासकर होली के समय। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं होता। यह बात समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर रिचा सरीन ने कहा। तीनों कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी, आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को दोपहर करीब 2 बजे मेरठ में दिल्ली बाईपास स्थित संस्कृति रिसोर्ट में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंच गए। इनके साथ मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कई नेता मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने पहुंचते ही किसानों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने के अंदर 250 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। 70 साल में सभी पार्टियों ने किसानों को धोखा दिया है। किसानों को कहा कि किसान बस फसल का सही दाम मांग रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही। कोई भी सरकार किसानों की बात को नहीं सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि हम एमएसपी नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का प्लान था कि किसानों को बॉर्डर पर रोकें, लेकिन किसान बहादुरी दिखाते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को जेल भेजना चाहती है, इस कारण दिल्ली में घुसने दिया। उन्होंने कहा कि उस समय अगर किसानों को स्टेडियम जाने देते तो ये सभी को जेल में डाल देते। इस कारण हमने किसानों को रोका। कोविड से बचाव के लिए कई टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, पर टीका लगने के बाद उनके इम्यून रिस्पांस को लेकर चिंता बनी हुई है। इन टीकों के विकास के लिए अलग अलग विधियां अपनाई गई हैं। इनके लाभ भी और नुकसान भी। वहीं जो वैक्सीन mRNA मॉलिक्यूल्स पर आधारित है, उनके स्टोरेज और
ट्रांसपोर्ट के लिए अत्यंत न्यूनतम तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की जरूरत ज्यादा है, लेकिन वहां वैक्सीन पहुंचाना बहुत दुष्कर कार्य है। अतः कोविड की रोकथाम के लिए अतिरिक्त टीके विकसित करना बहुत जरूरी है। वैक्सीन बनाने के लिए पारंपरिक विधियों के अलावा नई तकनीकें भी अपना रही हैं, जिनमें डीएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। टीकाकरण के जरिए मुख्यतः इम्यून सिस्टम को किसी संक्रामक वायरस या बैक्टीरिया अथवा उनके हिस्सों से उत्प्रेरित किया जाता है। इस संक्रामक रोगाणु को कुछ ऐसे संशोधित किया जाता है कि मेजबान को उससे कोई हानि ना हो, लेकिन जब उसका सामना संक्रामक रोगाणु से हो तो वह उसे तुरंत निष्प्रभावी कर दे। पिछले 100 वर्षों से वैक्सीन के विकास के लिए यही तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन हाल में वैज्ञानिकों ने टीकाकरण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को डीएनए वैक्सीन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इस तकनीक में वायरस या बैक्टीरिया के जीन का उपयोग किया जाता है। जब किसी मरीज को डीएनए वैक्सीन लगाई जाती है तो उसकी कोशिकाओं की मशीनरी वायरस या बैक्टीरिया का प्रोटीन बनाने लगती है। मरीज का इम्यून सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि यह कोई बाहरी तत्व है। भविष्य में जब कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया शरीर पर हमला करेगा तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसे पहचान कर इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद प्रतिकूल समय में भी शांत रहकर अपने काम को काफी बेहतर ढंग से अंजाम देने का उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिला है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी तरक्की की और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश ने केरल, कर्नाटक और गुजरात को भी आपदा में अवसर का लाभ लेने में पीछे छोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश ने तरक्की का कीर्तिमान बनाया है। उत्तर प्रदेश 19.48 लाख करोड़ रुपए के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने इस मुकाम को पाने के लिए तमिलनाडु, केरल, गुजरात व कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश 2019-2020 में 5वें स्थान पर था। 2020-2021 में 3 पायदान की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु के साथ अपनी स्थिति बदली। जीएसडीपी सूची में महाराष्ट्र 30.7 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद यूपी का 19.48 लाख करोड़ रुपए है। तमिलनाडु जो बीते वर्ष नंबर 2 पर था, अब 19.2 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर फिसल गया। कर्नाटक ने 18 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी दर्ज किया है, वह चौथे स्थान पर है, जबकि 5वें स्थान पर गुजरात है, जिसकी जीएसडीपी 17.4 लाख करोड़ रुपए है।